अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात और मैं हूं वकास अब्दुल्ला। नाज़रीन मोहतरम, आज का जो टॉपिक है वो हमारा माइग्रेशन से रिलेटेड है। इसीलिए क्योंकि मैं खुद साउथ पंजाब से बिलोंग करता हूं, तो हमने इस टॉपिक की सिलेक्शन इसलिए की कि आया के बात की जा सके कि पिछले कुछ डेकेड्स में साउथ पंजाब से बेसिकली लोग जो गल्फ की तरफ मूव ऑन हुए उसके सोशियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हुए हमारी सोसाइटी के ऊपर। वो जो एक गैप जो था उनके जाने के बाद, उसके क्या असरात हुए, फैमिली स्ट्रक्चर किस तरह से तबाह हुआ या उसके इफेक्ट्स क्या हुए, इस पूरे सिनेरियो के ऊपर और इस माइग्रेशन के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर जो स्पेसिफिकली साउथ पंजाब से रिलेटेड है, उस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीएचडी रिसर्च फेलो डॉक्टर सावर खदा, जो इस वक्त यूके में मौजूद हैं और माइग्रेशन में जो है वो इनकी काफ़ी सारी खिदमात हैं और माइग्रेशन से ही रिलेटेड वो वक्तन बवक्तन काम करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बिल्कुल। सर, आप हमें ये बताएं कि बेसिकली हम देख रहे हैं, आपकी भी इसमें रिसर्च रही है स्पेसिफिकली साउथ पंजाब से रिलेटेड, कि बहुत बड़ी नौजवान जो नस्ल है वो गल्फ की तरफ मूव ऑन हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? दो तीन रीजंस हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान का ओवरऑल ही जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो इतनी बड़ी लेबर जो है हमारी प्रोड्यूस हो रही है, ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, उसको अपने अंदर एडजस्ट नहीं कर पा रहा। एक रिसर्च कंडक्ट हुई जिसमें पता चला कि पाकिस्तान में हर साल जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है वो तकरीबन 8 लाख यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट प्रोड्यूस होता है, जो यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील तालिब इल्म होते हैं। लेकिन जो हमारी लेबर मार्केट है, जिस लेबर मार्केट से मुराद ये है कि जो जितना भी हमारा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का डिपार्टमेंट है जो हर साल रिक्रूटमेंट करते हैं, उसके मुताबिक ये है कि हम सिर्फ 2 से 3 लाख लोग रिक्रूट कर पाते हैं। तो बाकी जो आपका 70% आपका ग्रेजुएट है उसके पास जॉब नहीं होती, वो अनएम्प्लॉयड होता है। अब ये सिर्फ उन लोगों के जो यूनिवर्सिटी जाते हैं। उसके बाद की जो जनरेशन है जो स्कूल गोइंग होते हैं, स्कूल से वो छोड़ देते हैं या फिर कॉलेज छोड़ देते हैं, जो यूनिवर्सिटी नहीं जा पाते, उसकी तादाद तो बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि हमारे यहाँ हमारी जो पॉपुलेशन में जो मेजर जंक है वो यंग लोगों का है। अब आप एक नौजवान बंदा है उसको देखते हो कि वो स्कूल उससे छोड़ा या उसने कोई हुनर हुनर अख्तियार किया या फिर उसने कॉलेज छोड़ा या फिर यूनिवर्सिटी इवन पढ़ा, तो जब वो ग्रेजुएट होगा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। छोटा मोटा ऑप्शन होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने फैमिली बिजनेस, जिसको कोई शॉप बनी है उसको चलाना शुरू कर देंगे, लेकिन जो मेजर जंक होगा वो होगा जिसके पास जॉब नहीं है। तो उसके पास फिर ऑप्शन क्या होते हैं? उसके पास ऑप्शन है तीन चार। जो यूनिवर्सिटी से निकला उसके पास ऑप्शन क्या है कि वो स्टडी वीजा ले और वो यूरोप या ऑस्ट्रेलिया चला जाए, या लार्जर एंड पे कनाडा या अमेरिका। अब उसमें भी उसको देखना पड़ेगा कि उसका बैकग्राउंड किस तरह का है, क्या वो इतनी बड़ी रकम अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता। दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्या है? अब वो लोग हैं जो इस सारे प्रोसेस को अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके पास ऑप्शन क्या है कि वो कोई स्किल लें। और खास तौर पे वो बच्चे जो स्कूल से फारिग हो जाते हैं या कॉलेज में जाके जिनके आगे एजुकेशन कंटिन्यू नहीं करते, वो कोई स्किल स्किल हासिल करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बड़ा ट्रेंड था आज से 7 8 साल पहले, 10 साल पहले, ये जो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम होते थे, 2 साल का 3 साल का डिप्लोमा जिसको बोलते थे। और उसके पीछे बड़ी रीजन यही थी कि वो जॉब जो थी वो ये थी, उनको लगता था कि यार दुबई में या मिडिल ईस्ट में एटलीस्ट हमें जॉब ही मिल जाएगी और अच्छी अर्निंग होगी। तो फिर सेकंड जो जंक आया वो सारा इसी ट्राई में है कि हम गल्फ कंट्री में कहीं चले जाएं, और उससे क्या होगा कि हमारा डेफिनेटली लाइफ स्टाइल या हमारी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। और फिर थर्ड पे जो है वो भी इसी तरह, वो मजदूरी की सूरत में वो गल्फ की तरफ मूव करना शुरू हो गया। बिकॉज अब अगर वो यहीं पे मजदूरी कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें ये है कि आपकी पर इनकम, जो आप इनकम कमा रहे हो 40 50 हज़ार मैक्सिमम कमा रहे हो, और वही बंदा जब गल्फ में जाएगा मजदूरी करेगा तो वो लाख से ऊपर चला जाता है, 1.5 लाख तक चला जाता है। तो यही मेजर जो इसके पीछे है इशू है, वो फाइनेंशियल इश्यूज ही हैं, आपकी इकोनॉमी के ही इश्यूज हैं कि हमारी अपनी जो लेबर मार्केट है वो हमारे अपने ह्यूमन रिसोर्स को टैकल नहीं कर पा रही। और इसलिए जो लोग हैं वो जब अपने बारे में सोचते हैं तो वो फिर ये सोचते हैं कि यार अगर हम कहीं और नहीं जा सकते तो फिर हम गल्फ ही चले जाएं, बिकॉज गल्फ जाने पे वीजा वगैरह बाकी चीजें सस्ती पड़ती हैं और एक आम बंदा थोड़ा बहुत कर्ज वगैरह लेके अफोर्ड कर सकता है। तो इसी तनाजुर में 90s में एक मूवमेंट शुरू हुई, लोग बहुत ज्यादा गल्फ गए, खास तौर पे सेंट्रल पंजाब से बहुत लोग गए। फिर इसी को देखते देखते, बिकॉज लोग देखते हैं एक दूसरे को, तो इसी को देखते देखते ये मूवमेंट और ये जो इस तरह का प्रोसेस था वो शुरू हो गया साउथ पंजाब के अंदर। और मेरे ख्याल से साउथ पंजाब में जो स्टडीज शो करती हैं वो 2010 के बाद शुरू हुआ है,
जब मुशर्रफ के बाद जब इकॉनमी थोड़ी बहुत स्टेबल हुई थी, लोगों के पास एटलीस्ट थोड़ा बहुत पैसे आए थे, या बैंकों से कुछ कर्जा मिलना शुरू हो गया था, तो लोग फिर इस तरफ सोचना शुरू हुए। और वो 2010 के बाद एक बहुत बड़ा ट्रेंड शुरू हुआ साउथ पंजाब में, जहाँ बहुत सारे लोग वो गल्फ में गए, सऊदी अरेबिया में हैं, दुबई में हैं, कतर में हैं, बहरीन में हैं, ओमान में हैं। तो ये इसके जो ओवरऑल इश्यूज या क्यों ये क्रिएट हुआ, उस रीजन ये है मेरे ख्याल से। तो हम ये भी देखते हैं, जिस तरह से आपने एक पूरा बैकग्राउंड बताया कि जिस वजह से लोग जा रहे हैं या किस वजह से गए और ये ट्रेंड कब स्टार्ट हुआ, तो हम ये भी तो देखते हैं कि जहाँ से एक लोग शिफ्ट हो रहे हैं और पीछे जो एक स्पेस वो खाली करके जा रहे हैं, तो उसके जो असरात होते हैं एक सोसाइटी के ऊपर, माशरे के ऊपर, और बेसिकली जिस हम एरिया की बात कर रहे हैं, इलाके के ऊपर, तो वो किस तरह से मुरतब होते हैं और वो किस तरह के असरात होते हैं जो एक गैप आ जाता है पूरी एक सोसाइटी में, सर। देखिए जी, गैप तो एक तो आता है ह्यूमन रिसोर्स का गैप, जो कि पाकिस्तान में इतना मसला नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बैकएंड पे भी बहुत लोग हैं, पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा है। जब लोग बहुत ज्यादा होते हैं किसी माशरे के अंदर, तो फिर वहां पे इस तरह का ह्यूमन रिसोर्स का गैप इतना ज्यादा मसला क्रिएट नहीं करता। आपने देखा पाकिस्तान में बहुत सारे डॉक्टर छोड़ के चले गए, अमेरिका चले जाते हैं, यूके चले जाते हैं, उसके बावजूद हमारे यहाँ भी अभी भी डॉक्टर मौजूद हैं, इंजीनियर मौजूद हैं, बिकॉज पीछे बहुत बड़ी स्लॉट पड़ी हुई है। तो वो गैप तो फिल हो जाता है ह्यूमन रिसोर्स वाला। लेकिन अब वो जो वहां चले जाते हैं, उससे और कुछ मसाइल क्रिएट होते हैं सोसाइटी के अंदर, जिसके पॉजिटिव पहलू भी हैं, नेगेटिव पहलू भी हैं। अब पॉजिटिव पहलू में ये है कि वो जब जाते हैं तो उससे उनकी इनकम बढ़ती है। अब उस इनकम बढ़ने से उस पूरे खानदान का पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, मतलब उस घर में पैसे आते हैं जिससे उनकी जिंदगी बेहतर होती है। आप क्योंकि साउथ पंजाब से हो, आपने ये ट्रेंड देखा होगा कि 2010 से पहले, इवन पिछले 15-20 सालों के अंदर साउथ पंजाब के अंदर डेवलपमेंट हुई है। और उस डेवलपमेंट की रीजन ये डेवलपमेंट नहीं है कि जो सड़कें बनी हैं या पुल बने हैं, इसको डेवलपमेंट नहीं कह रहा। गांव की सतह पे आपने देखा लोगों के घर पक्के हुए हैं। कच्चे से पक्के का सफर इस टाइम पे शुरू हुआ। ओवरऑल लोगों ने अपनी मूवमेंट के लिए बाइक्स लेना शुरू कर दी, गाड़ियां लेना शुरू कर दी। तो ये जो एक डेवलपमेंट होती है ना, जो हमें ओवरऑल नजर आई, ये सेंटर में 90s में नजर आई, मुशर्रफ दौर में नजर आई, लेकिन साउथ में उसके थोड़े बाद नजर आई। और उसकी रीजन बेसिक यही थी कि घर घर से कोई एक आधा बंदा बाहर था। जब एक बंदा बाहर है, तो डेफिनेटली अगर 50,000 से लाख रुपया घर भेज रहा है, तो घर वालों की लाइफ बेहतर होगी। तो इससे ये तो एक अच्छा, एक एक आप कह सकते हो कि मुस्बत पहलू निकला कि लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर हुआ। लेकिन वही लड़के या वही लोग जब बाहर गए और फिर 10-10 साल बाद वापस आए, अपनी जिंदगी को बेहतर करके, पैसे कमा के और वहां सेटलमेंट करके वापस आए, तो उस दौरान कुछ ऐसे सोशल इश्यूज भी क्रिएट हुए जो वो अपने साथ लाए। एक तो उसमें सबसे बड़ा सोशल इशू ये है कि लोग देखते हैं तो डिप्राइव फील करते हैं, एहसास कमतरी जिसको हम बोलते हैं। अगर रिश्तेदारों में कोई एक बंदा या दो बंदे ऐसे हैं जिनके पास पैसे हैं, जो बाकी रिश्तेदार होंगे वो उससे एहसास कमतरी उससे फील करेंगे। उससे फैमिली का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर, जो खानदान का लार्जर लेवल पर स्ट्रक्चर है, वो डिस्टर्ब होगा, एक चीज। फिर दूसरा उसमें यह है कि अगर वो शादीशुदा है तो उससे, और क्योंकि गल्फ में मोस्टली जो लोग रहते हैं वो अपनी जो है वो शरीक हयात को साथ नहीं रखते वहां पे, क्योंकि वहां पे इस तरह का ट्रेंड नहीं है, या पैसे इतने नहीं होते, इतनी इनकम नहीं होती। उससे उनकी फैमिली इधर पली बड़ी, उनके बच्चे इधर पले बड़े, और वो खुद वहां पे थे। उससे ही हुआ कि वो जो एक फैमिली बॉन्डेज था हमारा, जो हमारा खास तौर पे पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर है, या ओवरऑल साउथ एशियन सोसाइटी के अंदर है, जिसमें बाप माँ बेटे दादी दादा सारे इकट्ठे रहते हैं, एक लर्निंग प्रोसेस होता है बच्चों के लिए। उससे ये हुआ कि वो बच्चे जो थे, जो बाप उनके पास नहीं था, तो उनके पास पैसे तो थे, उनके पास मोबाइल फोन बाइक सब कुछ थी, लेकिन वो जो एजुकेशन का और लर्निंग का प्रोसेस था वो नहीं कर पाए। और उससे हमारी कुछ जो नस्लें, जो नेक्स्ट जनरेशन आई, उसमें बिगाड़ पैदा हुआ। तो ये इसके सोशल इम्पैक्ट पड़े हमारे ऊपर, जो कि कहीं ना कहीं नुकसानदेह थे माशरे के लिए। ये तो वो सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं जो हम सोसाइटी में देख रहे हैं। हम ये भी देखते हैं कि एक यहाँ से, जिस तरह से आपने कहा कि मैं खुद साउथ पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो हमने ये देखा है कि एक जो मर्द है घर का, वो यहाँ से जाता है और अपनी पूरी जिंदगी बाहर लगाता है, लेकिन जब वापस आता है तो फिर वो फैमिली के साथ वो बॉन्ड नहीं होता, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े और बहुत सारी चीजें होती हैं जो फर्दर जो होती है वो लेके जाती हैं फैमिली को, जो क्लैप्स की वजह बनती है मेजर।
तो अगर एक बंदा बाहर रहता है, वो वहाँ की चीजें अडॉप्ट करता है, तो हम अगर साउथ पंजाब की बात करते हैं या किसी भी एक फर्द वाहिद की, इंडिविजुअल की हम बात करते हैं, तो जब वो बाहर रहता है तो ऐसी कौन सी पॉजिटिव चीजें हैं वो जो अडॉप्ट करता है, जो अपनी सोसाइटी में आता है, वो गिवन करता है उस चीज को। या ये डिपेंड करता है आप जा कर रहे हो। अब देखो, गल्फ की सोसाइटी इटसेल्फ इस तरह की सोसाइटी है कि वहां कोई पॉजिटिविटी आप लर्न कर नहीं सकते। ठीक है। वहां पे मार धाड़ है। मार धाड़ से मुराद ये है कि वहां पे तबकाती लड़ाई बहुत ज्यादा है, और तबकाती जो शिफ्ट है, या आप कह सकते हो जो डिफरेंस है, वो नजर आता है। वहां मराठी लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके बड़े बड़े घर हैं, उनके आगे बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। फिर उसके बाद एक वर्किंग क्लास आती है, जो कि आप कह सकते हो व्हाइट कॉलर जॉब के लोग हैं, जो इंजीनियर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो है। उनकी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट फिर भी है, मराठी उनको रिस्पेक्ट देते हैं, बिकॉज एटलीस्ट उनकी सोसाइटी के अंदर एक बेहतर रोल अदा करते हैं। फिर आते हैं ये वर्कर, जो थर्ड उसके बाद आते हैं। तो ये डिप्राइव होते हैं, वो इस उस स्ट्रक्चर के अंदर कोई लर्निंग प्रोसेस नहीं सीख रहे होते कि आप कैसे किस माहौल में रहें, वहां पे आप अच्छा अखलाक सीखें। आप किसी ऐसे माहौल में रहें जहाँ ऑनेस्टी सीखें। आप किसी ऐसे माहौल में रहें जहाँ पे आप वो सारी माशरे की अच्छी खूबियां वहां पे मौजूद हों, और आप वो सीख पाए। तो वो इट सेल्फ, जो गल्फ का माशरा है, वो इस तरह का नहीं है वहां पे, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ना तबकात के अंदर, जो अमाराती के बाद जो वर्किंग क्लास और फिर इसी तरह, वो बहुत ज्यादा है। उसमें फिर लर्निंग का प्रोसेस नहीं है। वो उन लोगों के साथ ना तो बैठ सकते हैं, ना उनके साथ बात कर सकते हैं, ना उनके साथ खा पी सकते हैं। उनकी ओवरऑल सोशल गैदरिंग उनके साथ नहीं होती, बिकॉज वो तो उनके बॉस हैं। तो बॉस के साथ तो आप इस तरह नहीं है, और बॉस भी इस तरह का जिसके जिसके अंडर आप काम कर रहे हो, जिस आपका वीजा उसने देना है, आपका पासपोर्ट उसके पास है, सब कुछ। तो उनकी ओवरऑल जो गैदरिंग या उनकी सोशल जो इंटरेक्शन होता है, वो अपने जैसे लोगों के साथ ही होता है। जो वो बाकी मजदूर के इंडिया से आया होता है, कोई नेपाल से आया होता है, कोई बांग्लादेश से आया होता है, अफगानिस्तान से, या फिर म्यांमार से, या फिर लार्जर एंड पे फिलीपीन से। तो वो उसी तरह की सोसाइटी में रहते हैं, और उसी उसमें सबसे बड़ा उनका जो सबक होता है, सबसे बड़ा जो कुछ सीख रहे होते हैं, वो पैसा होता है। उनको लगता है कि यार पैसा कमाना चाहिए, डेट्स ऑल। इसलिए लर्निंग प्रोसेस नहीं होता। और वही जब वो वापस आते हैं मुल्क में, तो डेफिनेटली उनकी ग्रोथ नहीं हुई होती। और उस वो जो आप कह सकते हो सोशल ग्रोथ नहीं होती। उससे फिर मुआशरे के ऊपर भी एक इम्पैक्ट पड़ता है, और घरों के अंदर भी ये है, क्योंकि घर वाले भी उस बंदे को एज ए सोर्स ऑफ इनकम ही ले रहे होते हैं, पैसा कमाने की मशीन समझ रहे होते हैं। वो जब तक पैसा कमाएगा रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि सोसाइटी, हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर इस तरह बन गया ना। पहले ये चीजें शायद इतनी नहीं होती थी। पहले आपका, जब हमारा फोकस सारा ज़रात के ऊपर होता था, हमारी जो लाइफ की बेसिक नीड्स ज़रात से आती होती थी, तो मर्द खेतों में काम करते थे, औरतें घर रहती थी, उनका हाथ बटाती थी खेतों के अंदर भी, जानवरों को चारा डालने के अंदर भी। उससे एक सोशल फैमिली का जो स्ट्रक्चर बढ़ रहा था, उसमें बच्चों की ग्रोथ बहुत हो रही थी, एक पॉजिटिव ग्रोथ थी। जब ये ट्रेंड्स आया कि बाप घर पे नहीं है, पैसे हर महीने आ रहे हैं, घर के अंदर टीवी चल गया है, घर के अंदर मोबाइल फोन आ गए हैं, घर के अंदर बाइक्स आ गई हैं, लाइफ बेहतर हो गई है, एसी लग गए हैं, बच्चों की ग्रोथ के ऊपर कंसर्न नहीं है, उनके पास मोबाइल है, वो बस आ रहे हैं जा रहे हैं, उससे क्या हुआ कि पैसा तो आ गया, लेकिन जो उसके इफेक्ट आए, सोशल इफेक्ट, वो कहीं ना कहीं नुकसान देता। सोशल इम्पैक्ट की जिस तरह आपने बात की और एक सोशल लर्निंग की बात की है आपने, तो सोशल लर्निंग में हम ये भी बहुत सारी चीजें देखते हैं गल्फ के अंदर कि हमारे बहुत सारी जो आवाम है, ऑलमोस्ट कमोबेश एज पर द रिपोर्ट ऑफ 2023 और 2024 के इनिशियल स्टेज में, ऑलमोस्ट 4 मिलियन या 4 मिलियन से ज्यादा जो पाकिस्तानी हैं वो इस टाइप गल्फ की डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो मुकीम है, डिफरेंट मजदूरी में या डिफरेंट जॉब्स में। तो एक जो हम देखते हैं कि एक जो स्टेट का ताल्लुक होता है, थोड़ा हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे ले आते हैं, हम फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात कर लेते हैं या डिप्लोमेटिक टाइज के ऊपर बात कर लेते हैं, तो पाकिस्तान की जो इतनी बड़ी तादाद वहाँ पर रह रही है पाकिस्तानियों की, तो ये किस तरह से इफेक्ट करती है किसी भी कंट्री की डिसीजन को। ये बहुत अच्छा आपने एस्पेक्ट किया, और इसका हमारे ऊपर असर हो रहा है। हमने पिछले सालों में देखा कि ये चीज मुल्क के ऊपर भी दो तरह के इफेक्ट हैं। एक तो जो रेमिटेंस आ रही है बाहर से, उससे हमारी इकॉनमी बेहतर हो रही है। आपको पता है कि इस वक्त हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट को सेट करने का सिर्फ एक ही बड़ा हथियार है, वो है रेमिटेंस। यार इस मुल्क के इतने बंदे हमारे पास काम करते हैं, और कल को इंटरनेशनल लेवल पे हम इसको ब्लैकमेल कर सकते हैं। इसकी बड़ी एग्जांपल हमारे सामने ये है कि जब 2021 के अंदर, या 22 या 21 की एग्जैक्ट मुझे टाइम याद नहीं है,
उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये इनिशिएटिव लिया विद कतर, विद ईरान एंड विद मलेशिया। उस वक्त मलेशिया के अंदर जो है आपको पता है महातीर मोहम्मद वजीर आजम थे। तो उस इनिशिएटिव के अंदर ये था कि चारों मुल्क मिलके इस्लामोफोबिया को टैकल करने के लिए एक ब्लॉक बनाएंगे, और उस ब्लॉक का मकसद ये होगा कि वो इंटरनेशनल दुनिया को इस्लाम के बारे में कुछ बेहतर या पॉजिटिव दे। उसमें टीवी चैनल शामिल था, या टेक्निकली एक ब्लॉग था, मुसलमान मुल्कों के अंदर एक ब्लॉग था जो कि थोड़ा प्रोग्रेसिव, मॉडर्न, इस तरह का पर्सपेक्टिव दे रहा था। उस ब्लॉक की एक मीटिंग उसकी एक मीटिंग ईरान में हुई पहले, फिर उसके बाद एक मीटिंग उसकी पाकिस्तान में हुई। अब उसका फाइनल जो वर्जन था वो होना था मलेशिया के अंदर। जो साइनिंग वर्जन था उसमें चारों मुल्कों ने जाना था, और उसमें शायद तुर्की भी शामिल था उसके अंदर। अब लेकिन ये बात सऊदी अरेबिया को एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया अपने आप को मुस्लिम उम्मा का हेड समझता है। तो जब उसने देखा कि ये ऐसे मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं जो थोड़े बेहतर भी है इकोनॉमिकली, ह्यूमन रिसोर्स भी है, थोड़ी मिलिट्री भी इन मुल्कों की बेहतर है, इस्लामिक दुनिया में ये डिफरेंट एंड डाइवर्स है, मलेशिया एक और तरह का मुल्क है, टर्की एक और तरह का मुल्क है, ईरान एक और है, कतर, सारा कुछ डिफरेंट है। तो ये ब्लॉक, इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन इस्लामिक वर्ल्ड एज वेल एज इंटरनेशनल अरीना। तो उन्होंने अब हमारे इन्हीं जो मजदूर, जो हमारे वहाँ पे लोग हैं, जो हमारे माइग्रेंट्स हैं आप कह सकते हो, या जो हमारा वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सपैट पड़ा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, इसी को यूज किया। उन्होंने कहा जी अगर पाकिस्तान इस ब्लॉक को शामिल होएगा तो हम आपके जो भी यहाँ पे लोग हैं, आप नॉट श्योर कितने हैं, 2 लाख हैं, 3 लाख हैं, उसके मुझे फिगर तो नहीं याद, लेकिन उन्होंने कहा हम सबको पाकिस्तान भेज देंगे। अब देखो, हुकूमत इस तरह के चीजों को देखते हुए फिर ब्लैकमेल होती है। तो उसमें हुकूमत नहीं गई, पाकिस्तान ने उसमें शरीक, उस ब्लॉक में शरीक नहीं हुआ, और अल्टीमेटली वो ब्लॉक बने ही नहीं, बिकॉज इनिशिएटिव ही पाकिस्तान का था। तो फिर ऐसे मुल्क आपके इस जो सोर्स को, बिकॉज वो देख रहे होते हैं, वो देख रहे हैं कि भाई आपके जो आपका मुल्क रेमिटेंस के ऊपर चल रहा है, और रेमिटेंस हमारे मुल्क से जा रही है, तो हम इसको ब्लैकमेल करेंगे। और आपने देखा ये वाला ट्रेंड है वहां पे, और डिसरिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा है। इसलिए कि यार ये हालांकि रिस्पेक्ट देने क्या है कि वो आए हैं हमारे मुल्क में, काम कर रहे हैं, हमारे ही काम कर रहे हैं, हमारे ही काम आ रहे हैं। क्या काम करता है पाकिस्तानी वहां पे या इंडियन वहां पे, क्या काम करता है? वहां उनका सबसे बड़ा काम क्या है कि ड्राइवर है वो, घरों के अंदर नौकर है, सफाई करते हैं, राइट, उनके दरख्त काटते हैं, यू नो सो सारे इस तरह के माली टाइप काम यही काम करते हैं। तो हम बेसिक में तो उनके काम आते हैं, लेकिन वो उसके बावजूद वो एक हकीर जो आया उस नजर से देखते हैं आपको। और उसकी एक एग्जांपल ये है कि एक बहुत बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं अबरार, आपने शायद उनका देखा होगा, वाइड लेंस बाय अबरार है, और वो काफी मुल्कों में घूमे हैं, और बड़ी अच्छी उनकी वीडियोस होती हैं। ही वेंट टू अफ्रीका, एशिया, मिडिल ईस्ट, अब सेंट्रल एशिया रिसेंट हो गए हैं। और मैंने उनकी एक वीडियो देखी, इसमें वो मुझे उसमें नजर आ रहा था कि ही वॉज मूविंग, वो क्योंकि बाइक पे सफर करता है, तो जब वो सऊदी अरेबिया में थे, मूव कर रहे थे, तो एक अरबी ने उसको रोका। अब क्योंकि बाय अपेयरेंस वो पाकिस्तानी है भी पाकिस्तानी, लेकिन वो नेशनल है जर्मनी का, ठीक है। उसने उसे रोका एंड उसने उसको अब्यूज किया, और उसने पूछा तुम किस मुल्क से हो, उसको लग रहा था पाकिस्तान से है। लेकिन जब उसने कहा कि मैं जर्मनी से हूँ, अल्बानिया शायद बोलते हैं उसको अरबी में, तो वो चला गया, यू नो सो वहां पे ये एक सोच भी है गल्फ के अंदर कि पाकिस्तानी गरीब है, इंडियन गरीब है, ये सोच है। और उस सोच का अल्टीमेटली फिर आप देखते हो कि उनके डिसीजन मेकिंग में नजर आता है, और उस डिसीजन मेकिंग में वो फिर हमें ब्लैकमेल भी करते हैं स्टेट को। और कहीं ना कहीं जो है वो इंटरनेशनल जगह, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, उससे हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी आते हैं। ये चीज़ हमें सेम देखने को मिली थी 2018 के अंदर, जब यूएन ने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया था, और उसके बाद पाकिस्तान को भी प्रेशराइज किया गया था कि आप इसराइल के साथ जो है वो अपने ताल्लुकात स्टार्ट करें। लेकिन प्रेशराइज करने के लिए फिर पाकिस्तानी वर्कर्स को वहां से निकाला गया था, बहुत सारा। बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो ये जो एक स्टेट की पॉलिसीज होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, वो किस तरह से रन करते हैं। जो ये माइग्रेशन एक ट्रेंड होता है, जो माइग्रेंट्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं अपने मुल्क की बका के लिए, कौम के लिए, या फिर उनकी तरफ से जो दूसरी कंट्रीज वो प्रेशराइज कर सकती हैं कंट्रीज को इस तरह से।
आने वाले दिनों में अगर हम थोड़ा गल्फ से हट के बात करें तो बेसिकली मैं आपसे इस पर कमेंट चाह रहा था। जो इस वक्त यूएस में हो रहा है, वहां पर भी काफी सारे माइग्रेंट्स हैं जो पाकिस्तान से भी हैं, चाहे कि वो ग्रीन कार्ड होल्डर हों। तो उनको भी काफी सारी मुश्किलात अब स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं। तो उस पर क्या एनालिसिस है, करंट पोजीशन क्या है इस वक्त जो दूसरी कंट्रीज के लोग वहां पर माइग्रेंट्स रह रहे हैं? यह डर तो है। यूएस में बहुत से दोस्त जो वहाँ रहते हैं उनसे बात हुई, डर बहुत ज्यादा है। और इवन जो लोग स्किल वर्कर वीजा के ऊपर हैं, इवन जो लोग वहाँ पे पीएचडीज कर रहे हैं, इवन जो वो लोग जो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, स्टिल दे हैव थॉट कि यार पता नहीं क्या बनेगा। अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। और एक खौफ आ गया है लोगों के अंदर। तो देखते हैं इसके इसके क्या इस किस तरफ ये जाती है चीज। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस नहज पे लेके जाएंगी जो है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। शायद उनका बेसिक मकसद ये है कि जो इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स, उनको ही फिलहाल किया जाए। क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स पे जब आप उनको वो कर रहे थे तो बाकी जो आप, क्योंकि अमेरिका के अंदर सिविल सोसाइटी काफी एक्टिव है, तो वो उसके ऊपर बात कर रही थी कि नहीं, जो लोग आ गए हैं चाहे इलीगल हैं, वो उनको रखना चाहिए। अब उन्होंने नेक्स्ट स्टेप, हुकूमत नेक्स्ट स्टेप आगे जा रही है। वो कहती है हम ग्रीन कार्ड को भी देख सकते हैं, हम बाकियों को भी देख सकते हैं, हम वीजा वालों को भी देख सकते हैं। तो इसलिए शायद फिर वो बंदा जो सिविल सोसाइटी के अंदर काम करता है, अच्छा यार इनको तो छोड़ो, इमिग्रेंट्स के ऊपर आप करो, इलीगल वालों के ऊपर काम करो, इनको फिलहाल रखो। तो ये वाला एक स्टेप है जो प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे शायद गवर्नमेंट यूज कर रही है। मुझे नहीं लगता कि वो इस तरफ आएंगे। ये हो सकता है कि वो वीजा पॉलिसी रिस्ट्रिक्ट कर दे, स्टूडेंट वीजा सख्त कर दे, उसकी पॉलिसी सख्त कर दे, बाकी वीजे की पॉलिसी सख्त कर दे। लेकिन अमेरिकन सोसाइटी को और स्टेट को डेफिनेटली स्किल लोग तो चाहिए। वो पहले पूरी पूरी दुनिया से उन्होंने स्किल इकट्ठा किया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका की जो ओवरऑल सोसाइटी है उसमें ज्यादा लोग तो माइग्रेंट्स ही हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप से वहां पे हुए, सारे स्किल वर्कर थे। फिर उसके बाद अफ्रीका से मूव हुए, फिर इधर एशिया से मूव हुए। तो सारे स्किल वर्कर हैं, वो डॉक्टर जो है वहाँ पे, जो प्रोफेसर्स हैं, वो सारे हमारे टेक्निकली वो सारे इधर से ही हैं, एशियन है, अफ्रीकन है या यूरोपियन है। तो इलीगल इमिग्रेंट्स को जो है वो मुल्क से निकाल दें। और दूसरा, वो वीजा पॉलिसी बहुत सख्त कर दें जिसमें खास करके ऐसा बंदा जो पहले नॉर्मली जा सकता था, पाकिस्तान वाले तो पहले ही बहुत मुश्किल से जाते हैं, लेकिन बाकी ममालिक जैसे इंडिया है या बाकी मुल्क जहाँ वो इजीली जा सकते थे, शायद उनके लिए भी थोड़ी सख्ती हो जाए। और अमेरिका फोकस करना चाह रहा है अपने लोगों के ऊपर ही। तो ये उनकी पॉलिसी है। इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा, मे भी इसका इम्पैक्ट पड़े यूरोप के ऊपर, बिकॉज वहां से जो लोग निकलेंगे शायद वो यूरोप के ऊपर यूरोप में आ जाए। बिकॉज सेकंड बेहतर ऑप्शन शायद यूरोप ही होता है दुनिया दुनिया लोगों के पास। तो यूरोप के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है माइग्रेशन, क्योंकि यूरोप पहले ही फेस कर रहा है, इटली फेस कर रहा है, टर्की फेस कर रहा है। सीरिया में जो इशू हुआ, फिर वो लोग वहां से आए, मुहाजिरीन या माइग्रेंट्स आए, उसका इम्पैक्ट पड़ा यूरोप के ऊपर। तो जब इधर से भी लोग आना शुरू हो जाएंगे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा यूरोप के ऊपर। लेकिन बाकी शायद दुनिया के ऊपर इतना इम्पैक्ट ना हो। थैंक यू सो मच। हम प्रोग्राम की कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सावरकर, हमें ज्वाइन करने के लिए और अपने कीमती वक्त निकालकर हमारे प्रोग्राम में आए और डिस्कशन की। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। नजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम को पहुंचता है। हमने डिफरेंट माइग्रेशंस के पैटर्न्स को हाईलाइट किया, सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट्स को देखा और फ्यूचर में क्या हो सकता है, और फॉरेन पॉलिसी जो थी वो किस तरह से शेप की जाती है माइग्रेशन को लेकर या माइग्रेशन के ट्रेंड्स को लेकर। फर्दर हमने बहुत सारी चीज़ें जो है अपनी डिस्कशन में एक्सप्लोर की हैं। इंशाल्लाह फर्दर टॉपिक्स में आपको ज्वाइन करेंगे और डिफरेंट टॉपिक्स के साथ हम डिफरेंट जूम सेशंस को अपलोड करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए। आज की अल्लाह हाफिज़।